All right, guys. Today we'll start with holding company accounts. Now, before we start this topic के questions, we just need to understand what we mean by the term holding company and subsidiary company. Do you guys have a basic idea between two companies, A and B, which company will be called holding and which company will be called subsidiary, and when it happens? Karthik, Sir, B will be called subsidiary A की. sorry, B company will be subsidiary company of A. क्यों ए बी की सब्सिडरी नहीं हो सकती? आप तो ऐसे ही कुछ भी बोले जा रहे हो। यस रिदम। और जिस कंपनी ने एक कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर्स खरीद रखे होते हैं वो होल्डिंग कंपनी होती है, और जिसके खरीद रखे होते हैं वो सब्सिडरी होती है। नहीं, यहाँ थोड़ा गलत बोल गई। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप बोल ठीक रही थी बट प्रेजेंटेशन में गड़बड़ कर गई हो। लेट से ए लिमिटेड, लेट से बी लिमिटेड। नाउ ए लिमिटेड acquired shares in B limited. कितने? 51%, greater than equal to 51%, greater than equal to 51%. So now A limited will be called, बोलो बच्चों, Holding company. and B limited will be called Subsidiary. subsidiary company. Let me put it in a drawing form. B limited 100% shares में से greater than equal to 51% किसके पास है? A limited. So it is called holding company. 49% किसके पास है? Others. और others को यहाँ क्या कह देते हैं? Outsiders. और अकाउंटिंग भाषा में क्या कह देते हैं? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। क्या कह देते हैं? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड माइनॉरिटी होल्डर्स, ऑल्सो कॉल्ड माइनॉरिटी होल्डर्स। I repeat, when A limited, it can be vice versa also. अपना कार्तिक, it's not compulsory that A will acquire. अगर B ने ये चीज किया होता तो B बन जाता होल्डिंग कंपनी और A बन जाता सब्सिडरी कंपनी। और सब्सिडरी कंपनी के here B limited will be called subsidiary of A limited, and the people who hold the remaining 49% shares of B limited are called minority holder, also called they don't have control over the company because decision making majority के पास है, which is 51%. So it is called non-controlling interest. It is called non-controlling interest. यहाँ तक कोई डाउट बेटा? No. Now, before I go further and discuss certain concept related to the practical aspect, shares purchased by A limited in B limited is termed as investment in shares of B limited. Any doubt कि भाई A limited ने B limited के शेयर्स खरीदे हैं तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, यानी A limited ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है B limited में। A limited ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है B limited में। कोई डाउट? बच्चा पाटिल, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ A limited balance sheet when prepared separately
तो जब ए लिमिटेड अपनी बैलेंस शीट बनाएगा, वैसे तो वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगी, बट अभी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई एम मेकिंग इट इन हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। वो अपनी एसेट साइड पे क्या लिख देगा? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। कोई डाउट रिदम? नो सर। बी लिमिटेड जब अपनी बैलेंस शीट बनाएगा सुयश, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी शेयर कैपिटल है लेट से 10 लाख। 5, 10, 51% के हिसाब से किसके पास है? ए लिमिटेड के पास। और 49% एज पर माय एग्जांपल किसके पास है? आउटसाइडर के पास। सो फार सो गुड? सो फार सो गुड? ओके, नाउ as per consolidated balance sheet concept, हमारा लॉ कहता है इंडिया में ए लिमिटेड जो बी लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है, तो ए लिमिटेड को 2 बैलेंस शीट्स बनानी है। सुनते जाना, ए लिमिटेड को 2 बैलेंस शीट्स बनानी है। एक तो जब तक वो इंडिविजुअली दिखा रहा है वो तो दिखाना ही दिखाना है। इन एडिशन टू दैट वो कहता है बी लिमिटेड पूरी की पूरी इनडायरेक्टली किसके कंट्रोल में है? शेयर वाइज नहीं, कंट्रोल वाइज। ए लिमिटेड के। तो आप एक तरह से क्या कर दो, 2 जिस्म एक जान कर दो। हिंदी में बोलूं तो 2 जिस्म एक जान कर दो, यानी ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की बैलेंस शीट को क्या कर दो? कंसोलिडेट। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की बैलेंस शीट को मर्ज कर दो, कॉल्ड कंसोलिडेट। अब उसमें बहुत सारे चेंजेस और भी आएंगे, बट एक जो छोटी सी चीज है जो मैं बाद में पॉइंट टू रिमेंबर की फॉर्म में भी लिखवाऊंगा, वो इनडायरेक्टली अभी इस एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूं। जब बैलेंस शीट को कंसोलिडेट किया जाएगा एसेट साइड पे, ए लिमिटेड के एसेट्स, बी लिमिटेड के एसेट्स, दोनों को ऐड करके लिख दोगे आप? यहां पे लिखोगे ना? लिखोगे ना? इधर देखो, ये इन्वेस्टमेंट ए ने किसमें की थी? बी में। बी में। अब बी तो उसी में मर्ज हो गई, तो ये मेरा एसेट भी है और लायबिलिटी भी है। थैंक यू। कॉल टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख, जब ए और बी लिमिटेड आपस में मर्ज होंगे तो मैं लेमन सेंस में बोलूं कॉमन डेट। इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बी लिमिटेड के शेयर्स है वो मेरी। सर समझ नहीं आया। बेटा ये 5 लाख 10 मैंने ए लिमिटेड में एसेट दिखाया हुआ है, यस सर। बट जब मैं इन दोनों बैलेंस शीट को क्लब कर दूंगा, ये एसेट किसमें था? बी लिमिटेड में। सर आप एक बार कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट रिपीट कर दोगे? कंसोलिडेट का कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूं, रिपीट क्या करूं कि ये जो ए और बी लिमिटेड की अलग अलग बैलेंस शीट बनी हुई है, अब इसको इकट्ठा करके बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? ए लिमिटेड की। तो ए लिमिटेड दोनों कंपनीज के एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करेगा? ऐड करके एक बैलेंस शीट में शो करेगा। अब जब वो ऐड करके लिखेगा तो क्या वो इस इन्वेस्टमेंट को लिखेगा? हाँ, क्योंकि वो उसका हाँ लिखेगा। बेटा क्यों लिखेगा? ये इन्वेस्टमेंट मैंने किस में कर रखी है? बी लिमिटेड में। ये मेरा एसेट और बी लिमिटेड की। अच्छा यस, लायबिलिटी। तो Yes, जब ए भी मैं हूं, बी भी मैं हूं, तो क्या ये दिखाऊंगा? नहीं सर। थैंक यू। तो एसेट साइड से ये एक छोटी सी बात मैंने कहा था ना बच्चों, मुझे जल्दी नहीं है, मैं आराम से इस बार थोड़ा पढ़ाने का स्टाइल चेंज कर रहा हूं। तो जब मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा उसमें इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड शो और नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। लायबिलिटी साइड पे इक्विटी शेयर कैपिटल, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड नहीं लिखूंगा, क्योंकि
जो मेरी लायबिलिटी थी वो मेरा एसेट भी तो था, तभी तो ये आपस में क्या हुए, कॉमन फैक्टर कैंसिल। यस सर, और जो बाकी 490 बचा वो अब किसके पास है? आउटसाइडर्स। हिंदी पिक्चर थी, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, गाना सुना है ये? शाहरुख खान की पिक्चर थी, मैं भूल गया कौन सी, डांस कंपटीशन होता है। तो वैसे ही मैंने भी गाना गा दिया यहाँ पे, सुयश कौन सा, कहते हैं हमको प्यार से बाहर वाले। अब ये जो 490 के शेयर्स फ्रॉम द पर्पस ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आउटसाइडर के पास हैं, उसको देख के मैंने गाना गाया। क्या गाया? कहते हैं हमको प्यार से बाहर वाले, कॉल्ड नॉन कंट्रोलिंग interest, which is with whom those shareholders who are called, तो माइनॉरिटी बी लिमिटेड की शेयर कैपिटल थी, वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में डायरेक्टली शो हो जाएगी। नहीं होगी, डायरेक्टली शो नहीं होगी। सर तो ये बस मैं ऐड बैलेंस करके नहीं दिखाऊंगा ना बेटा, सर तो बस बैलेंस शीट में 49% वाला शो करेंगे ना। बस, बट डायरेक्टली शो किया, जैसे बाकी एसेट्स ए और बी के आपस में ऐड हो रहे थे, क्या मैंने शेयर कैपिटल ऐड की? तो सर ओनली This is what I 49%। तो कंसोलिडेशन का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारे बच्चे जिंदगी भर कंफ्यूज रहते हैं इज दिस ओनली, कि भैया जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे तो जो ए लिमिटेड ने, कॉल्ड होल्डिंग कंपनी ने, बी लिमिटेड में इन्वेस्ट कर रखा था, उसे न्यू बैलेंस शीट कॉल्ड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। दूसरी बात, जो बी लिमिटेड कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल है, उसे भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं है। बस उस बी लिमिटेड की शेयर कैपिटल में से जितना शेयर कहते हैं हमको प्यार से बाहर वालों के पास है, उसे शो किया जाएगा अंडर द हेड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एज माइनॉरिटी होल्डर, कॉल्ड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यहां तक मेरे एस आर के को कोई डाउट? यहां तक मेरे एस आर के को कोई डाउट? नो सर, नो यहां डाउट। तक मेरे एस आर के को कोई डाउट? नो डाउट सर। पक्की बात? यस सर। लॉक कर दूं? लॉक कर दूं? कर दिया। अब बच्चों लिखना शुरू करते हैं, मतलब इस चैप्टर का जो बेसिक था, एक चीज और बतानी है, एक चीज मुझे यहाँ पे और बतानी है, एक चीज मुझे यहाँ पे और बतानी है। Let us assume A Limited hold 100% shares of B Limited. So can I say minority? बोलो बच्चों। नहीं है। मतलब ये ऑडी का साइन नहीं है, यहाँ पे माइनॉरिटी क्या हो गया? तो आउटसाइडर्स। जीरो। जीरो। भाई माइनॉरिटी आउटसाइडर है वो बात तो ठीक है, बट माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा कितना इस कंपनी में? जीरो। क्यों? बिकॉज इट इज अ होली हो। it is a wholly owned subsidiary company. कोई डाउट? सर तो बैलेंस शीट में फिर शेयर कैपिटल नहीं शो करेंगे ना। शेयर कैपिटल तो कभी भी शो नहीं करेंगे, चाहे फुल्ली ओन्ड है चाहे पार्टली ओन्ड है, यस। क्योंकि वो तो कॉमन डेट है, कैंसिल होना ही होना है। उसके अलावा अगर कुछ माइनॉरिटी के पास बच जाता है, अगर बच जाता है, वो शो करते हैं। इसमें तो इट इज अ केस ऑफ wholly owned subsidiary company. It is a case of wholly owned subsidiary company. यस सर, गॉट इट। All right. कोई डाउट सुयश? नो सर। लिखते हैं बच्चों आगे। अब थोड़ी सी काम की बातें,
जो थोड़ी थोड़ी समझ आएंगी, थोड़ी थोड़ी बस क्वेश्चन के साथ समझ आएंगी। लिखना शुरू करते हैं। while, पॉइंट टू रिमेंबर के फॉर्म में, while preparing। अच्छा, जहां पे आज मैं नोट्स खत्म करूंगा रिदम, सुयश एंड कार्तिक, उसके बाद ना 3-4 पेज खाली छोड़ देना ताकि कॉन्सेप्ट सारा एक साथ लिख पाए। while preparing the consolidated balance sheet, while preparing the consolidated balance sheet, following points should be kept in mind. While preparing the consolidated balance sheet, following points should be kept in mind. Number 1, cost of control account. होता क्या है, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया COC। It is prepared to find out the value of goodwill or capital reserve. It is prepared to find out the value of goodwill or capital reserve. पहले मैं आपको स्टेप्स लिखवा देता हूँ और उसको लेमन सेंस में समझाने की कोशिश करूंगा। COC और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ग्रॉस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, GCOI, ग्रॉस कॉस्ट ऑफ add pre-acquisition losses. Sir, what do you mean by the term pre-acquisition losses? And you're getting added losses तो हमने बचपन से subtract किए हैं। मगर रुक जाओ, मेरी बारी है आज। Less holding company share in paid up share capital. Holding company share in paid up capital of subsidiary company. Holding company share in paid up capital of subsidiary company. इसको भी मैंने अंदर लिख लिया, तो लेस वाले पहले एक साथ लिख रहा हूं। बोनस इश्यू, ये सब लेस वाली आइटम्स हैं। नंबर 1, नंबर 2, इनको ऐड करके एक ही बार माइनस करता हूँ। लेस नंबर 3, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑब्लिक रिजर्व एंड सरप्लस। Pre-acquisition profit oblique reserve and surplus. And last but not the least, pre-acquisition dividend. And यहाँ पे लिख देना बच्चों, subject to rectification if any. मैं सिखा दूंगा बच्चों इसका क्या मतलब है। Subject to rectification if any. Gross cost of investment subject to rectification if any. Result पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। If it comes positive, we call it as goodwill. If it comes negative, we call it as capital reserve.
यहाँ तक क्लियर है बेटा? नहीं सर ये क्या लिखा हमें समझ ही नहीं आ रहा। मैं कहूँ ओके बेटा, नाउ मेरी बात, नाउ लेट मी टेक दिस। सर वो एक बार वापस दिखा दो। सर थर्ड पॉइंट प्री एक्विजिशन प्रॉपर्टी है क्या? प्री एक्विजिशन कहाँ लिखा बच्चों? प्रॉफिट। ओके। ओके सर। ये मैंने थोड़ा फॉर्मेट गलत लिख दिया, आउटर कॉलम में करना था, ये गलती से इनर कॉलम में लिखा। सो लेस वाली आइटम्स जो 4 हैं, 4 बोतल वोडका, उसको ऐड करके एक ही बार टोटल कंसोलिडेटेड माइनस कर दो। सो फार सो गुड। ओके यस सर। समझ नहीं आया लेकिन मैं बताता हूँ, एक कोशिश करता हूँ। एट लेट अस एज्यूम, इसको मैं कर देता हूँ, कंट्रोल कर देता हूँ बच्चों 60% और 40%, मेरे लिए थोड़ी लाइफ इजी हो जाएगी। लेट से यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस है 1 लाख, और आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा है। देखो रियल लाइफ में जब आप इन्वेस्टमेंट खरीदने जाते हो शेयर मार्केट से, वो सस्ते में भी मिल सकती है और महंगे में। महंगे में भी मिल सकती है। लेट से इस बार आपने खरीदी 7 लाख। थोड़ा लॉजिकली सोचना, व्हेन यू एक्वायर द शेयर्स, ये मैं जो इंग्लिश बोल रहा हूँ इस लाइन को बड़े प्यार से समझना, व्हेन यू एक्वायर द शेयर्स ऑफ ए कंपनी, by acquiring the shares, you not only get the control in share capital but also proportionate control in profit as well. I repeat, whenever you acquire the control in a company or acquire the shares in a company, you not only acquire the control in the paid up share capital but also acquire control or also acquire proportionate share of profit as well. Is that point clear, Suyash? यस सर। तो सुयश आप और मैं मिलके बात करते हैं। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर 7 लाख रुपए में खरीदे। जी सर। वो बनिया बन के एनालिसिस कर रहा है कि यार आज मैंने 7 लाख रुपए दिए, बाय गिविंग 7 लाख मेरे को उसकी कंपनी में शेयर कैपिटल में कितना कंट्रोल मिला? 6 लाख। मुझको उसकी शेयर कैपिटल में कितना कंट्रोल मिला? 6 लाख। और कार्तिक, सिंस आई एम द ओनर, तो इस कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस को देख के साडा एथे रख कितना 60% ऑफ जो है 1 लाख। रिजर्व एंड 1,60,000। तो बताओ आज आपने कंपनी में शेयर एक्वायर करने के लिए पैसे कितने दिए? 7 लाख। साला आपको बेनिफिट कितने का मिला? 6,60,000 का सिर्फ। 6 लाख। यस सर। आपको अगेंस्ट दिस ये 2 चीजें ही तो मिली हैं। 7 लाख रुपए दे के आपको उसके बदले में मिला क्या? 660। आप फिर भी देने को तैयार थे, क्यों? तो आपने एक्स्ट्रा पैसे किस चीज के लिए? गुडविल। थैंक यू। आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सर एक बार वो कैलकुलेशन वापस। हमारा ये कितना था? 7 लाख एज पर माय एग्जांपल। यस सर। मैंने उसकी कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल में कितना कंट्रोल एक्वायर किया? 60%। विच इज 6 लाख। बोनस इशू नील कर दिया, प्री एक्विजिशन डिविडेंड नील कर दिया, और प्रॉफिट में कितना शेयर मिला मुझे? 60,000। तो टोटल मुझे कितना मिला? 660। तो जो बचा वो गुडविल हो गया। 40,000 आपने एक्स्ट्रा दिया ना उसको, तो वो एक्स्ट्रा किस चीज का दिया? गुडविल। गुडविल। एंड हेंस अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ रहा होता तो वो गुडविल की जगह कैपिटल रिजर्व हो जाता। सिंपल। लॉक कर दूं? Sir, I Yes. have a doubt. यस मैम।
सर 10 लाख का 60% हमने इन्वेस्ट किया था ना, तो वहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में 7 लाख की लिखा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे 7 लाख की लिखा हुआ है। हाँ जी, शेम शेम पॉपी शेम। मैंने तो उस कंपनी के शेयर्स मार्केट से 7 लाख में खरीदे हैं ना बच्चा। ओके, मुझे कंट्रोल 6 लाख का मिला मेरा बच्चा, बट मैंने तो साला उस कंपनी को कितने पैसे दिए? 7 लाख रुपीज। क्योंकि स्टॉक मार्केट से जब खरीदा महंगे में मिल रहा था तो मैं महंगे में खरीद भी गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है फ्यूचर में कंपनी मुझे बहुत प्रॉफिट, बहुत कुछ देने वाली है। ओके हाँ। सर। जब आप फॉर्मेट की बात करते हो यहाँ पे सुयश, मैंने इस फॉर्मेट में मेरा बेटा बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बट इनडायरेक्टली आप देखोगे, आपने मेरे साथ लेमन सेंस में एग्री किया है कि जब हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल चेक करते हैं तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट को सब्सिडरी कंपनी की पेड अप कैपिटल और प्रॉफिट से कंपेयर करते हैं। बोलो। यार कुछ तो बोलो। यस रिदम, इज दैट क्लियर? रिदम, यस सर। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर। तो कार्तिक, प्रॉफिट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, यस सर। जो मैंने उस कंपनी का कंट्रोल एक्वायर करने से पहले मुझे फ्री में मिल गया, उसको भी तो कंसीडर करूंगा ना। नाउ Sir, बोनस इश्यू की डेफिनेशन बोलो। बोनस इश्यू इज गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, yes sir. तो इसीलिए मुझे उस प्रॉफिट को भी माइनस करना है। डिविडेंड, डिविडेंड इज गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, अच्छा यस, उसको भी माइनस करना। उसको भी माइनस करना है। सिंपल। सर, जो आपने इन्वेस्ट 7 लाख की लिया है, तो वो हम बोल सकते हैं कि वो उसकी परचेज कंसिडरेशन है। वो अमालगमेशन में बोलते हैं बच्चों। हाँ कह सकते हो परचेज कंसिडरेशन, बेसिकली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बच्चों, परचेज कंसिडरेशन नहीं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। चलो यहां तक क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। अब नेक्स्ट लिखते हैं बच्चों बी का। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के क्वेश्चंस के लिए ये छोटी छोटी बातें समझना जरूरी थी। सेकंड कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। एक मिनट रुक जाना बेटा। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। लिखते हैं बच्चों नंबर 1, पेड अप शेयर कैपिटल, शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, शेयर ऑफ आउटसाइडर्स इन सब्सिडरी कंपनी। नंबर 2, बोनस इश्यू। सर नंबर 2 को ऐड करना है ना? सब कुछ ऐड होगा बच्चों, माइनॉरिटी के केस में तो सब ऐड होगा। नंबर 3, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑब्लिक रिजर्व। नंबर 4, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑब्लिक रिजर्व। सर ये प्री और पोस्ट आप क्या बता रहे हो? अभी बताता हूं बेटा। मेरी इसीलिए फर्स्ट क्लास ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, जिसमें मैं मेजरली कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करता हूं। माइनस प्री एक्विजिशन लॉसेस, ऑब्वियस है प्रॉफिट ऐड होगा सुयश तो लॉसेस माइनस।
अब जो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, दिस इज नोन एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट को आप कहां दिखा देते हो? इन नॉन कंट्रोलिंग होल्डर, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। while preparing consolidated balance sheet by holding company. While preparing consolidated balance sheet by holding company. While preparing consolidated balance sheet by holding company. So far so good. लॉक कर दूं? So far so good. यस सर। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो माइनॉरिटी में मेरे पास समझाने को सिर्फ इतना है। अगर मैं बात करूं रिदम आपसे, रिदम जो शेयर्स 40% हो गए थे मेरे एग्जांपल में, तो जो शेयर होल्डर के पास 40% का कंट्रोल है वो उनका शेयर कैपिटल में भी होगा। यस सर। सिंस वो ओनर है कंपनी के टू द एक्सटेंट ऑफ 40%, तो कंपनी के प्रॉफिट और लॉसेस में भी उनका 40% कंट्रोल होगा। यस सर। प्रॉफिट्स उनका कंट्रोल इंक्रीज करेंगे, लॉसेस उनका कंट्रोल डिक्रीज कर देंगे। इसीलिए प्रॉफिट एडेड लॉसेस माइनस। अब यहाँ पे देखो आपने एक चीज देखी, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना जो मैं आप समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये एक दूसरा पॉइंट है जो मेरे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। प्री प्रॉफिट्स होल्डिंग का भी है और माइनॉरिटी का भी है। सर ये प्री पोस्ट होता क्या है? मैं अभी बता दूंगा, बट फॉर द टाइम बिंग आप मेरी बात सुनो। प्री और पोस्ट प्रॉफिट दोनों में होल्डिंग का भी शेयर है और माइनॉरिटी का भी। कितना कितना? एज पर माय लेम एग्जांपल और लेमैन एग्जांपल 60% 40%। बोलो यार। यस सर। होल्डिंग का प्री प्रॉफिट आपने कहां पे यूज किया? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। ये देखो लिखा हुआ ना आपने, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। होल्डिंग का आपने प्री प्रॉफिट कहां यूज किया? व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। बोलो यार। सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट में भी किया है। नहीं बच्चों, वो तो माइनॉरिटी का शेयर हो ना, मैं होल्डिंग के शेयर की बात कर रहा हूं बेटा। ओके। मान लो ये 1 लाख है, 1 लाख में से होल्डिंग को मिलेगा 60, माइनॉरिटी का मिलेगा 40। ये 60,000 कहां पे यूज किया मैंने? हाँ सीओसी में। सीओसी निकालते वक्त मान लो अभी आपको समझाने के लिए लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 30-20 माइनॉरिटी की ये दोनों अमाउंट्स आपने कहा यूज की? मिशन इम्पॉसिबल। मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ये देखो प्री प्रॉफिट पोस्ट प्रॉफिट की कि नहीं की? अरे बोलो ना। बोलो भाई लोग। यस सर। तो बोलने में इतनी देर क्यों यार? यस कार्तिक। सर वापस समझाना ये 40-40 वाला। बेटा एक बात बता, यहाँ पे आप प्री प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? हाँ सर लिख रहे हैं। तो बस उसी को बता रहा हूँ कि माइनॉरिटी का ये 40,000 और 20,000 किस में यूज हुआ? माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। और होल्डिंग का ये 60,000 कहाँ पे यूज हुआ? सीओसी के उसमें फॉर्मूला में डाला था। क्यों? क्योंकि आपको जब कंट्रोल मिला तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व कंपैरिजन में यूज कर लिया ना आपने। यस सर। इसका मतलब ये जो पोस्ट प्रॉफिट है, ये जो पाई का मतलब जो नए बच्चे हैं बच्चों प्रॉफिट होता है, ये जो पोस्ट प्रॉफिट है, ये जो पोस्ट प्रॉफिट है होल्डिंग का, वो आपने अभी तक कहीं भी यूज बोलो यार।
सर नहीं यूज नहीं किया। करा। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या मैंने उसको अभी तक कहीं भी यूज किया? तो नो सर। नहीं किया। तो ये होल्डिंग का शेयर है, कहाँ पे दिखा दो? CBS, which is कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेट, इसको बाहर रख देना, उसको बोलना बाहर संभाल के रखिएगा। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में यूज कर देना। यहां तक कोई डाउट? नो सर। एक No, मिनट का ब्रेक दे दो बेटा मेरे को, मिनट के बाद करता हूँ। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ये मत बोलो कार्तिक फॉर्मूला में डाल दिया। उस फॉर्मूला में डालने का लॉजिक है, उस लॉजिक को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं एक छोटी सी चीज। पहले एक ना पॉइंट नंबर C लिखते हैं पुत्र, उसके बाद मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और इलैबोरेट करूंगा एंड देन विल डिस्कस कि यार आपको कितना समझ आया और कितना समझ नहीं आया। लिखते हैं पुत्र, द डेट ऑफ एक्विजिशन, द डेट ऑफ एक्विजिशन प्लेस, इसको मैं DOA बोल देता हूं बच्चों क्वेश्चन करते वक्त। सो DOA स्टैंड्स फॉर डेट ऑफ एक्विजिशन। द डेट ऑफ एक्विजिशन plays a very important role. The date of acquisition plays a very important role in dividing the profits. In dividing the profits between pre-acquisition period, pre-acquisition and post-acquisition. In dividing the profits as pre-acquisition profits and post-acquisition profits. I repeat, the date of acquisition plays an important role in this dividing the profits between pre-acquisition profit and post-acquisition. Now, कार्तिक आपकी मेरी बात। कार्तिक प्लीज ध्यान देना, लेट से हमारा फाइनेंशियल ईयर है पुत्र 21-22, यानी स्टार्ट कब हुआ 1 अप्रैल 21 और एंड कब हुआ 31 मार्च 22। दिस इज द ईयर जिसके लिए मुझे क्या बनानी है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बड़े प्यार से सुनना बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैं C पॉइंट बता रहा हूं, इसी के बेसिस पे सब कुछ चलता है। Sorry, let us say date of acquisition, meaning thereby A लिमिटेड ने B लिमिटेड के शेयर्स कब खरीदे? 1 अप्रैल 21। आई रिपीट, A लिमिटेड ने B लिमिटेड के शेयर्स कब एक्वायर किए? 1 अप्रैल 21। सुनते जाना बेटा प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, A लिमिटेड ने B लिमिटेड के शेयर्स कब एक्वायर किए? 1 अप्रैल 21। Now 31 मार्च 21 की बैलेंस शीट बना रहा हूं। किसकी? B लिमिटेड की। जल्दी मत करना बच्चों, A लिमिटेड की नहीं बना रहा, होल्डिंग की नहीं बना रहा, सब्सिडरी की बना रहा। उसका रीजन अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख, मार्च 22 की भी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं किसकी? B लिमिटेड की। होल्डिंग कंपनी की नहीं बना रहा, सब्सिडरी कंपनी की बना रहा हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट बच्चों, रिजर्व एंड सरप्लस 3। जल्दी मत करना। आपने कंट्रोल कब एक्वायर किया? 1 अप्रैल 21 को। अब कंट्रोल एक्वायर करने के बाद B लिमिटेड की शेयर कैपिटल
as well as profit. B Limited की share capital as well as profit to the extent of say 60%, assuming the control acquired is 60% belongs to whom? A Limited. A Limited. यार मैंने तो शेयर्स खरीदे हैं, मुझे 1,20,000 के प्रॉफिट में ए लिमिटेड को हक मिल गया, वो तो फोकट में ही मिल गया ना यार. Yes, sir. And hence can I say this control in profit is called. Pre-acquisition. और इधर देखो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना, 3 लाख थोड़ी, 3 लाख माइनस 2 लाख. इज दिस पॉइंट क्लियर? करंट ईयर का प्रॉफिट कितना, 3 लाख थोड़ी, वो तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है. तो ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग 3 लाख, तो करंट ईयर का कितना, 1 लाख. इस 1 लाख में भी होल्डिंग और माइनॉरिटी डिवाइड होगा. Yes, sir. बट जब मैंने 31 मार्च वाला प्रॉफिट डिवाइड किया, उस प्रॉफिट को मैंने क्या नाम दिया? Pre-acquisition 21 वाला. प्री एक्विजिशन प्रॉफिट. Yes, sir. और उसके बाद का जो प्रॉफिट आया 1 लाख, इसको हमने क्या नाम दिया? Post-acquisition. ये तो है होल्डिंग कंपनी के चैप्टर के वर्ड्स. अब मैंने रिदिम आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछ लिया बेटा. यस सर. 11th स्टैंडर्ड में वापस ले चलता हूँ, 12th स्टैंडर्ड में वापस ले चलता हूँ. 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का 11th का बेसिक कॉन्सेप्ट अकाउंट्स का और 12th का गवर्नमेंट बजट का चैप्टर एक डेफिनेशन की बात करता था जो दोनों चैप्टर में थी. रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट. क्या कहती हो रिदिम? सर वो तो सेमेस्टर 1 में एनपीओ में भी था, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट. बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ. यहां तक कोई डाउट? मेरा आपसे सवाल है, ये जो मैंने 2 लाख के प्रॉफिट को डिवाइड करके वैल्यूज निकाला और जो मैंने 1 लाख का करंट ईयर का प्रॉफिट था, इनको डिवाइड करके जो वैल्यूज निकाला, होल्डिंग और माइनॉरिटी में डिवाइड हुआ, दैट्स फाइन. बट होल्डिंग को जो ये 1,20,000 मिला, दिस विल बी रेवेन्यू रिसीट फॉर द होल्डिंग कंपनी और कैपिटल रिसीट फॉर द होल्डिंग कंपनी. सो कैपिटल होगा. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. और जो पोस्ट प्रॉफिट में मिला वो तो मेरा हक है यार. जब मैं पैसे इन्वेस्ट कर चुका हूं, इन्वेस्ट मैंने किस लिए किए थे? इनकम कमाने के लिए. इनकम बोले तो रेवेन्यू रिसीट. जबकि 2 लाख में जो मुझे मिला वो तो एम ही मिल गया, मैंने शेयर्स खरीदे थे, शेयर्स के साथ मुझे प्रॉफिट में भी कंट्रोल मिल गया, कार्तिक, इज दैट पॉइंट क्लियर? रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट. Yes, sir. Clear. इस समझाने का मतलब ये था कि मुझे जब मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदते ही मुझे फ्री के प्रॉफिट्स मिल गए, Yes, sir. इसीलिए उसे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में यूज किया. पर जो मैंने कंट्रोल एक्वायर करने के बाद प्रॉफिट कमाए, वो तो मेरी इनकम थी, तो दिखाऊंगा बैलेंस शीट में सेपरेटली. Yes, sir. दैट इज द रीजन गाइस, इफ यू लुक एट दिस, मैंने आपको वो टर्म बताए थे, प्री प्रॉफिट पोस्ट प्रॉफिट. प्री प्रॉफिट होल्डिंग का शेयर कहां चला गया? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में. और पोस्ट बैलेंस. चाहे प्री है चाहे पोस्ट है, वो तो आउटसाइडर को मुझे देना पड़ेगा. मुझे मतलब ए लिमिटेड को, बी को नहीं, ए को. क्योंकि जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है, बी के सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटी मेरी बैलेंस शीट में क्लब हो गई है, तो उसपे जितना आउटसाइडर का हक था वो अब मेरी आउटसाइडर की तरफ लायबिलिटी है. द रीजन फॉर शोइंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट as Yes, sir. liability side or on the liability side. Is this point clear beta? Yes, sir. Thank you very much.
नाउ दिस इज वन थिंग जो मैं हमेशा क्वेश्चन में बताता था और मुझे लगता है बच्चे ज्यादातर उसको स्किप मारते थे, समझ नहीं पाते थे। मैंने उस चीज को चेंज करने की आज कोशिश की है। तो सी पॉइंट सबको समझ आ गया बच्चों? नाउ डी पॉइंट। और यस, ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट सिर्फ होल्डिंग कंपनीज को मिलता है या बाकी मेंबर्स को भी मिलता है? ओ बड़ी गंदी बात कर रही हो रिधिमा। ये देखो मैंने लिखा नहीं, माइनॉरिटी। देखो कंपनी का टोटल प्रॉफिट पूरा होल्डिंग का है, माइनॉरिटी का है या दोनों का है? दोनों का। तभी करके आप देखो, आपने मेरी बात को ध्यान नहीं दिया। जब प्री प्रॉफिट था वो मैंने होल्डिंग को भी दिया और ओके सर, माइनॉरिटी को भी दिया। दैट मेक सेंस यार, क्योंकि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल एंटिटी है। तो जो टोटल प्रॉफिट है पुत्र, वो होल्डिंग को भी दूंगा और माइनॉरिटी को। माइनॉरिटी को भी दूंगा, चाहे वो प्री प्रॉफिट है चाहे वो पोस्ट प्रॉफिट। सो। बिफोर आई गो फर्दर, मैंने यहाँ लिखा क्रक्स, जो पिछले पेज पे भी लिखा था, बस दोबारा लिख रहा हूँ। आप नोट नहीं भी करोगे तो चलेगा। प्री प्रॉफिट्स, holding goes to cost of control, minority goes to minority interest, post profit, holding minority, minority goes to minority interest, and holding goes to consolidated balance sheet. Is this point clear guys? Yes, so clear now. लॉक कर दूं? लॉक कर दूं बच्चा पार्टी? Yes, so Yes. Point number D. Following journal entries should be kept in mind. Number 1, on investments purchased. क्या एंट्री पास करूं कार्तिक? परचेज लैंड, तो क्या एंट्री करते थे? land to building and land to bank, बस यहाँ लैंड की जगह क्या लिख दो? investment to bank. ठीक है। On receipt of dividend या on dividend received, general entry should be kept in mind. Books of holding company, books of holding company. यस सुयश, क्या एंट्री लिखूं बच्चों जब मैं डिविडेंड रिसीव करूंगा? Dividend received. Right. ओए, Uh, what is dividend. coming in? Dividend. Bank to dividend. मार खाएगा मेरे से। मनी इज कमिंग इन, डिविडेंड आपको आपको लगता है डिविडेंड इज एन इनकम एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड। अब प्लीज ध्यान देना। थर्ड, इफ डिविडेंड, देखते हैं कौन बच्चा सही जवाब देगा, बिलोंग्स टू प्री एक्विजिशन, मैंने इनडायरेक्टली आज ये पॉइंट पढ़ा दिया। इफ डिविडेंड बिलोंग्स टू प्री एक्विजिशन पीरियड, if dividend belongs to pre-acquisition period। देखो जो बच्चे पहली बार मेरी रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे यूट्यूब पे या कहीं पे भी, मैंने बचपन से जर्नल एंट्री सिखाते वक्त एक एक्स्ट्रा रूल सिखाया था, आप तो रिदिम को भी पता है, ट्रांसफर एंट्री रूल। और ट्रांसफर एंट्री रूल क्या कहता है? जो चीज इनिशियली डेबिट होती है उसे क्रेडिट कर दो, और जो क्रेडिट होती है उसे
डेबिट कर दो। सिमिलरली जो चीज इनिशियली डेबिट होती है उसे क्रेडिट कर दो, और क्रेडिट होती है तो उसे डेबिट कर दो। अब मुझे डिविडेंड मिला, मैंने सेकंड एंट्री में डिविडेंड को क्रेडिट कर रखा है। इफ डिविडेंड बिलोंग्स टू प्री एक्विजिशन पीरियड, तो मैं डिविडेंड को डेबिट करके कहाँ ट्रांसफर करूं? अभी मत लिखो, ये मैंने पॉइंट छोड़ दिया। थर्ड का फर्स्ट, सिमिलरली थर्ड का सेकंड, इफ डिविडेंड belongs to post acquisition period, if dividend belongs to post acquisition period, if dividend belongs to post acquisition period, तो डिविडेंड अकाउंट डेबिट कहाँ ट्रांसफर करो? मुझे लगता है थर्ड का सेकंड पॉइंट मुझे कार्तिक अगर कोशिश करे तो समझा सकता है। कार्तिक, जो मुझे डिविडेंड मिला पोस्ट पीरियड का, उसको मैं कहाँ ट्रांसफर करूं? बैलेंस शीट। बच्चों वो तो आप क्या कहते हैं प्लस माइनस की फॉर्म में बता रहे हैं ना, बैलेंस शीट में कोई जर्नल एंट्री थोड़ी पास होगी, एंट्री वाइज पूछ रहा हूं। सर आई डोंट नो। चलो मेरी तरफ देखो बच्चों, मैंने कहा यार जब मैंने शेयर्स खरीदे हैं उसकी शक्ल देखने के लिए खरीदे हैं। मैंने ऑफिस बॉय हायर किया है, उसकी शक्ल देखने के लिए हायर किया है, कामकाज करने के लिए किया है ना। तो मैंने अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? इनकम ऑन। ओ इनकम। तो नालायक बच्चों, आपको शर्म आती है ये बोलते हुए? स्टेटमेंट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड। दूसरी बात, मैंने जैसे ही शेयर्स खरीदे मुझे उस डेट तक के प्रॉफिट में फ्री में ही फोकट में ही हक मिल गया। तो वो भी उसमें ही जाएगा। दैट इज माय प्री प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट। प्री प्रॉफिट, प्री प्रॉफिट रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट डेफिनेशन याद रखा करो, ईदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूसेस कैपिटल एसेट, सॉरी एसेट। और यहाँ पे हमारा वो एसेट, ये डिविडेंड किसके अगेंस्ट मिला है? इन्वेस्टमेंट। दैट इज द पार्टी। इधर देखो, दैट इज द रीजन बच्चा पार्टी, जब मैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल सिखा रहा था उसमें मैंने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट माइनस किया था ना, इनडायरेक्टली मैंने इन्वेस्टमेंट में से माइनस किया, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दी। बट ये एंट्री समझना क्यों जरूरी है? आगे जब चैप्टर खत्म होने वाला होता है तब एक गद्दा सड़ियन सा क्वेश्चन आता है। मेरी एक स्टूडेंट थी ईशा कपूर, अब वो सीए बन चुकी है, उसने वो क्वेश्चन मुझसे 2-3 बार ही कराया था। सर समझ नहीं आ रहा, हर दूसरी क्लास में आके करा लेती थी, बट जब समझ आ गया तो कहती हाउ डम आई एम। मतलब बेटा ऐसा नहीं होता, कई बार हो जाता है, यू गेट स्टक। तो उस पर्पस के लिए मुझे आज ये एंट्रीज बताना जरूरी था, उस पर्पस के लिए मुझे आज ये एंट्रीज बताना जरूरी था। यहां तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, चलें आगे बेटा। यस सर। पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर ई, following are not to be shown in consolidated balance sheet. Following are not to be shown consolidated balance sheet. Following are not to be shown in consolidated balance sheet. Number 1, share capital of which company? बेटा अब तो बता दो यार, ये तो मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। बी लिमिटेड।
बी लिमिटेड पेपर में सभी बी लिमिटेड होंगी क्या? बड़े नालायक हो यार तुम लोग। नंबर टू रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ, क्योंकि उनका रिजर्व एंड सरप्लस भी तो प्रोपोर्शनेट शेयर या तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में चला जाता है, या माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चला जाता है, या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में चला जाता है। Yes, sir. इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. लॉक कर दूं? Yes, sir. कर दिया। एक सेकंड बच्चों। And last but not the least, investment in shares of holding company, by holding company. ठीक, or you can say investment in shares of subsidiary company done by Holding. point number F. Eliminate common debt। ये में कुछ की पॉइंट्स हैं बच्चों जो बहुत जगह पे काम आ जाते हैं, उसको इस बार मैं फॉर्मेट फॉर्म में लिखवा के खत्म कर रहा हूं, मतलब पॉइंट टू रिमेंबर की फॉर्म में। एलिमिनेट कॉमन डेट कहने का मतलब यहाँ पे कार्तिक, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को गुड्स बेचे होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन बनने से पहले, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को शेयर्स बेचे होल्डिंग माइनॉरिटी रिलेशन बनने से पहले। तो आप मुझे बताओ, Yes, sir. आप मुझे बताओ क्या कहते हैं, भगवान हमारा भला करे। अब ए लिमिटेड के लिए बी लिमिटेड उसका डेटर है और बी लिमिटेड के लिए ए लिमिटेड उसका Creditor. पर जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे, जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे, डेटर भी मैं हूं, क्रेडिटर भी मैं हूं, तो मुझे Right. बैलेंस शीट बनाते वक्त ये जो कॉमन डेट है उसे क्या करना है? Answer. उड़ा दो, एसेट साइड से भी उड़ा दो और Liability side से. उड़ा दो। दैट इज नोन एज कॉमन डेट। लास्ट, उसका थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना बच्चों, हो सकता है एक आधा पॉइंट बाद में याद आए और एक आधा कॉन्सेप्ट बाद में करना है, आज नहीं करना। द जर्नल एंट्री for unrealized profit included in stock is, it is like बच्चों, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को गुड्स बेचे, 10 वाली चीज 12 में बेची, तो ए लिमिटेड ने अपने प्रॉफिट में कितना प्रॉफिट दिखा रखा है? 2 रुपए. 2 रुपए। और बी लिमिटेड ने अपनी बुक्स में स्टॉक कितना दिखा रखा है? 10 रुपए. 12 रुपए। नालायक तो नहीं है? हाँ, yes sir. सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, भैया बड़ी बेकार बच्चे हो यार, फॉर ₹12। इट मीन्स, ये आपको समझाने के लिए लिखा था, इट मीन्स ए लिमिटेड showing a profit of ₹2 and B Limited shows this stock at ₹10 या 12? ₹12। यहां तक किसी को डाउट? और मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, एट ₹12।
I repeat, at rupees 12. कोई डाउट? नो सर। लॉक कर दूं? Yes, sir. मेरा सवाल अब यहाँ पे रिदम से रिदम, यस सर। जब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया, अगर if these goods have already been sold by B Limited before A Limited prepares consolidated balance sheet, before A Limited prepares consolidated balance sheet, तो बताओ रिदम, इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट करना पड़ेगा? नो एंट्री कॉल्ड नो इफेक्ट। मैंने आपको 10 की चीज 12 में बेची, सुनती जाना, मैं ए लिमिटेड आप बी लिमिटेड, आपने वो 12 की चीज आगे किसी को 13 रुपए में बेच दी, वो स्टॉक ऑलरेडी सेल हो चुका है। और आपने उस स्टॉक को बेच के 3 रुपए का प्रॉफिट। सर मेरा तो 1 रुपीज का हुआ ना, अगर बी लिमिटेड से मैंने 12। एक सेकंड ना, अभी ए और बी अलग अलग चल रहे हैं ना यार। यस सर। आपने 3 रुपए का प्रॉफिट हाँ कमा लिया। अर्न कर लिया, कमा लिया, यस सर। और मैंने 2 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया अपना यस सर। इंडिविजुअली। तो ठीक है ना, आपने अपना कमाया, मैंने अपना कमाया, रात गई बात गई। अब जरा ध्यान से सुनना, इफ बी लिमिटेड was unable to sell these goods, what it means, if B limited, ये देखो ये चीजें वहां ऐसे डिटेल में नहीं लिखी होंगी, यही चीज हमने जज करके एंट्री के बारे में सोचना है, मैं एंट्री करूं या ना करूं। आई एम राइटिंग, इफ B limited was unable to sell these goods, it means this stock is included in B limited assets at rupees 12। बच्चों मैंने आज बहुत टाइम लगा दिया कॉन्सेप्ट समझाने में, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे ना, मेरे नेक्स्ट क्लासेस के मेजर डाउट्स हो चुके हैं, मतलब जिसपे आप लोगों को प्रॉब्लम आती थी, आज मैंने स्टाइल ही चेंज कर दिया। If B Limited was unable to sell these goods, it means ये स्टॉक अब B Limited के एसेट्स में इंक्लूड होगा। कार्तिक? यस सर। Now in CBS मतलब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। consolidated balance sheet, you will merge the assets, say A Limited, B Limited, A Limited की जो भी वैल्यू है, B Limited की यहाँ कितनी वैल्यू ऐड करोगे? +12। इधर सुनो, ये जो B Limited का 12 रुपए वाला स्टॉक है, ये तो मैंने ही बेचा था उसे। कितने का? 10 रुपीज। 10 रुपीज का। तो मैं तो अपने आप को 2 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे कितना दिखाना पड़ेगा? समझ आती है बात? यस सर। और अगर आप इसको 12 रुपए से काट के 10 पे दिखाओगे, इनडायरेक्टली आपने अपना प्रॉफिट कितने से कम कर दिया? 2 रुपए से। बोलो। 2 रुपए से। 2 रुपए से। इसी का रीजन है रिदम, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू स्टॉप, मुझे एंट्री पास करनी पड़ेगी टू undo the effect of unrealized profit. So what is unrealized profit? Unrealized profit means profit included in the stock of subsidiary company which was earned by holding company. ये एक एग्जांपल है, वाइस वर्सा भी हो सकता है।
अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक, इसीलिए मैं वर्ड लिखवा नहीं रहा, वो डेफिनेशन बेसिकली क्या है कि अगर ए ने बी या बी ने ए को कुछ गुड्स बेचे थे, किस पे, प्रॉफिट पे, और उन गुड्स को उन्होंने अभी तक सब्सिक्वेंटली सेल नहीं किया है, इसका मतलब क्या है, वो प्रॉफिट अभी तक कैश में कन्वर्ट नहीं हुआ, दैट इज नोन एज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जिसकी वजह से हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू भी ज्यादा है और प्रॉफिट की वैल्यू भी ज्यादा है, तो हमें उसे एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी दोनों तरफ से माइनस करना पड़ेगा। इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिटेड, एंड सिमिलरली प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं तो प्रॉफिट को कैंसिल करते वक्त डेबिट। तो हमारा जर्नल एंट्री बन गया स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू, बोलो गाइस, stock, and hence it will reduce the value of stock as well as the profit. तो guys आज के लिए इतना काफी है, रुक जाना, बाकी लोग रुक जाना, तुम तीनों मत भागना, आज के लिए इतना काफी है, rest will continue in the next class. Till then revise these concepts, I'll come out with another class. Till then, bye bye.